हेलो एवरीवन। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट का क्लास थर्ड आपके सामने है और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रोस्टोज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यानी कि रोस्टो का मॉडर्नाइजेशन का थ्योरी क्या था। इस थ्योरी के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के 5 चरणों की व्याख्या की गई है। पीटी और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्थिक प्रणालियां, इकोनॉमिक सिस्टम्स, मुख्य रूप से 3 आर्थिक प्रणालियां होती हैं। उन आर्थिक प्रणालियों को देखेंगे, उसकी तुलना देखेंगे। इसके कुछ सेक्शन कल के क्लास में भी होंगे, अगले क्लास में भी होंगे, पूरा ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं रोस्टोज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यानी कि रोस्टो का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट का मॉडल क्या था, ये रोस्टो हुए। आर्थिक समृद्धि के चरण, इसी थ्योरी के अंतर्गत, इसी मॉडल के अंतर्गत ये 5 चरण की व्याख्या की जाएगी। यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो जो डेवलप होती है वो 5 चरणों में डेवलप होती है। 5 चरणों में वो एक परंपरागत अर्थव्यवस्था से आधुनिक अर्थव्यवस्था बनती है। ठीक है, ये 5 चरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहोगे कि ये रोस्टो ने जो बोला था उसका भारत में क्या इस्तेमाल। वास्तविकता ये है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग एक ही है। वर्ल्ड इकोनॉमी एक ही तरह से फंक्शन कर रहा है। हम जिस चीज को इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, वास्तव में वो वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडियन वर्जन मात्र है बस। ठीक है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमी जो है मुख्य रूप से ये पश्चिमी अर्थव्यवस्था है। पश्चिमी देशों के द्वारा दी गई, पश्चिमी देशों के द्वारा जो इस तरह के जो विद्वान है उनके द्वारा जो सिद्धांत है उन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया के इकोनॉमिक व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो यहाँ रोस्टो का ये सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। तो विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि के अध्ययन के आधार पर यहाँ स्पष्ट रूप से ये बात लिख भी दिया गया है कि विकसित देशों के आर्थिक वृद्धि का जो एक स्टेप वाइज एक डेवलपमेंट हुआ है, उसी के आधार पर रोस्टो ने 1960 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार आर्थिक समृद्धि एक 5 एक रेखीय चरणों में अनुसरण करती है। इसका मतलब है कि इस तरह से आर्थिक समृद्धि आगे बढ़ती है। शुरुआत में जो है परंपरागत अर्थव्यवस्था रहेगी, धीरे धीरे बढ़ते 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 वो आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी तरह से कन्वर्ट होगी। ये 5 चरण कौन से हैं उसको आप इस में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो चरण होगा वो ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि परंपरागत समाज कहीं होगा। ठीक है, यहाँ सोसाइटी की बात करी जा रही है, तो आप ये बात समझ लो सिंपल लाइन में कि एक लेवल पे इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों लगभग एक ही होता है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। सोसाइटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, इकोनॉमी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। दोनों एक दूसरे के एक तरह से पर्यायवाची हो जाते हैं। कैसे होते हैं अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। दूसरा स्टेज होता है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, यानी अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करे उसके पहले की स्थिति, फिर टेक ऑफ स्थिति, फिर चौथा जो है ड्राइव टू मैच्योरिटी, अर्थव्यवस्था परिपक्वता की तरफ जाती है। किस चीज के लिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो परिपक्वता की आवश्यकता है उस अवस्था में पहुंचती है। और इस आधुनिक अर्थव्यवस्था का जो अंतिम चरण होता है दैट इज कॉल्ड हाई मास कंजप्शन, यानी उच्च उपभोग की अवस्था आ जाती है। और उच्च उपभोग की अवस्था कोई एक दो लोग उच्च उपभोग नहीं करते हैं, मास लेवल पे यह हाई कंजप्शन चलता है, यानी कि आम लोग भी ज्यादा से ज्यादा जो उपभोग करने लगते हैं। जैसे अभी उसका कुछ नजारा आपको दिख भी रहा है कि व्यक्ति जो है एक चीजों से संतुष्ट नहीं होता। उसको एक मोबाइल है, नया मॉडल आया, तुरंत दूसरा मोबाइल उसको चाहिए, जरूरत नहीं है फिर भी चाहिए। एक कार है, दूसरा मॉडल आया, वो कार चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए। तो इस तरह से मास लेवल पे हाई कंजप्शन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये मॉडर्न अर्थव्यवस्था का एक क्या है, नेचर है। इसको रोस्टो ने बताया था। तो एक एक करके सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी परंपरागत समाज की अवस्था। इस अवस्था में सामान्य रूप से कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कृषि परंपरागत तकनीकों और शिल्प या कौशल का प्रयोग कर उत्पादन किया जाता है। प्रोडक्शन यहाँ भी होता है, लेकिन इस प्रोडक्शन के लिए परंपरागत तकनीक का प्रयोग किया जाता है या फिर शिल्प स्किल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से परंपरागत तरीके से चाक पर किसी कुम्हार ने दियों को बनाया, उसके बाद उसको पकाने के लिए इस तरह के लकड़ी और कंडों का प्रयोग करके उसको पकाया गया, मार्केट में फिर इसको बेचा जाएगा। तो प्रोडक्शन यहाँ भी होगा, लेकिन प्रोडक्शन में जो आधुनिक मशीनें हैं उसका प्रयोग नहीं होगा, बल्कि परंपरागत तकनीकों का प्रयोग, शिल्प और कौशल का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। परंपरागत रीति रिवाज व सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य का मतलब है कि पारिवारिक और जातीय संबंध जो है इस तरह की व्यवस्था में मजबूत होते हैं। ठीक है, पारिवारिक संबंध समझ रहे हैं। जातिगत संबंध का मतलब क्या हुआ, देखो वर्तमान में यहाँ जो जातिगत संबंध का अर्थ किया गया है वो ये है कि एक तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का समूह, तो उनके बीच में आपस में कुछ लेन देन
व्यवहार का या वस्तुओं का भी लेन देन कई बार चलता है, आपसे रिलेशन चलता है, ठीक है। तो दैट इज जातिगत संबंध, इसमें महत्वपूर्ण होते हैं इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक है। वैसे एक बात जाति के संदर्भ में बता दूं कि जाति शब्द को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया गया है। वैसे जाति शब्द का प्रयोग जो अभी हम लोग कर रहे हैं कास्ट के संदर्भ में, वो है भी गलत, क्योंकि जाति शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो इस संदर्भ में होता है कि मानव जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इस तरह के जाति शब्द का प्रयोग होता था। ये मूल शब्द था, लेकिन धीरे 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 शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, तो पूरी की पूरी मानव एक जाति ना होकर मानव के अंदर जो श्रेणीबद्धता हुई उसको जाति कहा जाने लगा। बाद में कुछ लोगों ने, कुछ पूंजीवादी ताकतों ने मीडिया के सहयोग से और अन्य चीजों के सहयोग से जाति शब्द को इतना बदनाम कर दिया गया कि जातिगत जो व्यवसाय थे, लोगों ने उन व्यवसायों को करना छोड़ दिया। अब इन व्यवसायों से जब लोग निकल जाएंगे तो उस सेक्टर को कौन उसको लीड करेगा या कौन उसको पकड़ेगा, उस खाली स्थान को कौन भरेगा? तो उसको पूंजीवादी ताकतें भरेंगे। जैसे ये दिया बनाने वाला कुम्हार है, अब इसको जो है ये काम नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसको कुम्हार शब्द सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। सोशल स्टिग्मा इस शब्द के साथ इतना ज्यादा लगा दिया जाएगा कि वो इस काम से भागेगा, ठीक है। अब इसके जगह पर क्या होगा कि जो लाइट्स, रंग बिरंगी लाइट्स होती हैं दिखने में सुंदर, लोग उसको फिर खरीदेंगे। ये बनाने वाला भी नहीं रहेगा और खरीदने वाले भी लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी एक स्पेस पैदा किया जाता है, एक डिमांड जो है क्रिएट किया जाता है। खैर, ये परंपरागत समाज की जो अवस्था है, फोटोज को देख के आपको लगता होगा कि सिर्फ भारत में ही ऐसा होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में परंपरागत समाज की अवस्था ही पहली अवस्था मानी जाती है, जहां ग्रामीण और स्थानीय स्तर पे चीजों का उत्पादन होता है, ठीक है। अब दूसरी अवस्था को देखते हैं, ये है स्वयं स्फूर्त से पूर्व की दशा, यानी कि टेक ऑफ स्टेज जो इकोनॉमिक है उसके पहले की अवस्था। सिंपल सी बात है, इसमें जो प्रारंभिक अवस्था होती है, परंपरागत समाज की अवस्था होती है, उससे एक कदम आगे हम बढ़ते हैं और कृषि आधारित बहुत सारे उद्योगों का वहां प्रचलन स्टार्ट होगा। जैसे मान लो कि यहाँ धान की कुटाई के लिए एक हमने मशीन लगाया, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि प्री टेक ऑफ स्टेज है, या इसी तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं, गोडाउन्स बना सकते हैं और अन्य चीजें। तो यहाँ क्या होगा, इसकी विशेषता ये होगी कि उत्पादन के आधुनिक या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, तकनीक में सुधार इसमें होता है, लाभ प्राप्ति की इच्छा ज्यादा होती है, लेकिन जोखिम सहने की क्षमता कम होती है, या योग्यता कम होती है। जोखिम सहने की योग्यता कम इसलिए होती है क्योंकि पूंजी का केंद्रीयकरण अभी तक नहीं हुआ है। जो परंपरागत अर्थव्यवस्था होती है, उस परंपरागत अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि परंपरागत अर्थव्यवस्था में ये होता है कि लोगों के पास धन कम ही रहता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी वहां कम है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी बढ़ेगा। चूंकि ये सेकेंड अवस्था है, ये इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी उतना ज्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन आवश्यकता ज्यादा की है। तो जोखिम यानी रिस्क सहने की क्षमता यहाँ कम होती है। कर प्रणाली और वित्तीय प्रणाली का विकास धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, टैक्सेशन सिस्टम यहाँ स्टार्ट हो जाता है, और जो वित्तीय प्रणाली में कई सारी चीजें आ जाएंगी, बैंकिंग आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, और इस तरह की चीजें आने लगेगी। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। जो हम परंपरागत समाज की अवस्था में देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था एक खास तरीके से काम करती है, उसमें परिवर्तन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कैसा परिवर्तन? जैसे कि मान लो कि पहले क्या होता था कि पहले गाँव में, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये होगा कि गाँव में लोगों को बहुत सारी चीजों को पैसा दे के खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एक एग्जांपल देता हूं कि अभी आप किसी गांव में अगर वहां दूध का उत्पादन हो रहा है, तो आप छाछ लेने के लिए जाते हो, किसी घर में छाछ लेने के लिए जाओ, ठीक है, आपके पड़ोसी के घर में, तो उसका पैसा नहीं लेंगे। संभवतः आज भी ये चीज चल रहा है बहुत जगहों में कि छाछ का पैसा नहीं लेते हैं। एक समय था जब दूध का पैसा नहीं लेते थे, दूध को खरीदने बेचने की वस्तु नहीं माना जाता था, दूध ऐसे मिल जाया करता था। ये सही बात बता रहा हूँ। घी सिर्फ लोग बेचते थे, आज छाछ बेच रहे हैं, शहरों में छाछ बेच रहे हैं, गांव में लेकिन अभी भी नहीं बिक रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले इस तरह की एक व्यवस्था होती थी जिसमें पूरा गांव एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करता था, ठीक है। उस व्यवस्था में अब परिवर्तन होगा। लोगों को थोड़ा भी अगर कुछ काम करवाना है किसी से, तो वहां पैसा देना होगा। कोई सामान, थोड़ा सा सामान्य सामान भी चाहिए तो उसका पे करना होगा। तो इस तरह से सामाजिक और आर्थिक एक ढांचा बना हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट है स्वयं स्फूर्ति की दशा। यानी स्वयं स्फूर्ति की दशा का मतलब है कि अब अर्थव्यवस्था एक खास लेवल पे पहुंच गई है, टेक ऑफ स्टेज यहाँ आ गया है कि अर्थव्यवस्था एकदम से उड़ने के लिए तैयार है। यहाँ उत्पाद की नई विधियों का प्रयोग होगा,
टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, और जो प्रमुख क्षेत्र हैं रेलवे, वस्त्र उद्योग आदि आदि आदि, इसके उत्पादकता में वृद्धि होगी। ठीक है, इसके विकास से उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे रेलवे के विकास से उत्पादकता में कैसे वृद्धि होगी? रेलवे गांव गांव तक पहुंच पाएगा, तो वहां का कच्चा माल जो है सो ला पाएगा शहरों में जहां प्रोडक्शन हो रहा है, और शहरों का जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो गांव गांव तक पहुंचा पाएगा। ये बहुत अच्छी भी बात नहीं है, कई बार इस चीज का बहुत आलोचना किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में हजारों लाखों सालों से भारत में रही है, लेकिन अगर मान लो कि रेलवे गांव गांव तक पहुंचा, तो वो क्या करेगा? कच्चा माल को वहां से उठा के लाया और बना बनाया माल वहां जाके बेचा, तो वहां की जो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है वो डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? डिस्टर्ब हो गई। इस बात की रेलवे ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रख दिया। किसी राइटर ने ये बात जो है इतिहास की किताब में ऐसा लिखा है। इसी तरह से वस्त्र उद्योग ये भी जो है अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ऐसी प्रेरणाएं कई बार राजनीतिक क्रांति का रूप धारण करती है, मतलब स्वयं स्फूर्त की दशा, मतलब एकाएक जो है अर्थव्यवस्था जिस अवस्था में थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था थी, परंपरागत अर्थव्यवस्था थी, एकाएक उसको टेक ऑफ स्टेज में पहुंचना है, तो इस चक्कर में कई बार जो है क्रांतियां भी हुई, जैसे कि 1848 की जर्मन क्रांति, जापान में मेजी पुनर्जागरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न समय तक पूछा गया और पूछा भी जाएगा। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि मेजी पुनर्जागरण क्या था, उसका स्वयं स्फूर्त दशा से क्या रिलेशन था। एक्चुअली क्या था कि जापान में सम्राट का शासन तो था ही, सम्राट पहले थे, अभी भी जो है नाम के ही सही, लेकिन सम्राट अभी भी होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा हो गया था, लगभग यही 19वीं शताब्दी के आसपास, कि सम्राट का शासन नाम मात्र का रह गया था, और वहां जो है सामंतों का शासन चलता था। सामंतों को जो है मुख्य रूप से कई सारे नाम लिए जाते थे, उसमें एक जो है शोगुन भी था। शोगुन एक उच्च स्तर का सामंत था, जिसके हाथ में जापान की पूरी सत्ता हुआ करती थी, और पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ हुआ करता था। सम्राट नाम मात्र का हुआ करता था। इसी के टाइम में क्या हुआ कि जापान में विदेशी प्रभुत्व बढ़ने लगा, अमेरिका का, यूरोपीय कंट्री का, तो वहां के जो दूसरे लोग थे, दूसरे जो प्रभावशाली लोग थे, उनको दिक्कत हुई कि विदेशी प्रभाव बढ़ेगा तो जापान की अपनी जो व्यवस्था है वो बिगड़ के रह जाएगी। तो जापान में शोगुन का शासन खत्म होता है और सम्राट का शासन पुनः स्थापित होता है 1868 में। सम्राट ने, उस समय के सम्राट ने मात्र 15 साल का युवा था, तो उसने जो है मेजी उपनाम धारण किया था। मेजी का मतलब होता है शानदार जापानी भाषा में, तो मेजी का उपनाम धारण किया था, इस कारण से मेजी पुनर्जागरण इसको कहा जाता है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि परंपरागत जो जापान की अपनी संस्कृति थी उसको, और साथ ही साथ आधुनिकीकरण के कुछ सिद्धांतों को, दोनों को मिला करके आगे बढ़ना था। तो जापान में भी आप देखते हैं कि आज जापान एक विकसित राष्ट्र है, तो उसका प्रारंभ कहीं ना कहीं यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि परंपरा को बनाए रखना, साथ ही साथ आधुनिक चीजों को अपनाना, ताकि हम विकास का जो एक आपाधापी है उसमें पीछे ना रह जाएं। और इस तरह से जापान ने पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को अपने देश में होने से बचाया। जर्मनी क्रांति भी लगभग उसी तरह से है कि जर्मनी का जो एकीकरण होता है 1870 में, उसके पहले देखेंगे तो जर्मनी कई सारे छोटे छोटे राज्यों का एक तरह से समूह था, लगभग 38 के आसपास, 38 के आसपास राज्य थे। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ 1848 में कि वहाँ क्रांति होती है, वहाँ बहुत सारा धन का इंट्रोडक्शन होता है, रेलवे आता है, और उसके कारण जो है एकाएक वो अच्छी स्थिति में पहुंचता है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। चीन में भी वही बात है कि चीन में एक साम्यवादी क्रांति हो रही है, यानी कि राजनीतिक मामला है, लेकिन इस राजनीतिक मामले का जो है इफेक्ट किसमें पड़ता है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पड़ता है। चीन पूरी तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में रैपिडली वहां से बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि स्वयं स्फूर्त की दशा जो है एकाएक भी कई बार आ सकती है राजनीतिक क्रांति के रूप में। नेक्स्ट है परिपक्वता की अवस्था, यानी कि मैच्योरिटी की अवस्था। तो संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग यहाँ बढ़ जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ेगा। देखो दोस्तों, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता है तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और जो ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है उसको फिर मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, उस बिकने का अपना कुछ फायदा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था फिर क्या होगी? रैपिडली आगे बढ़ेगी उस सरप्लस प्रोडक्शन से, और वो सरप्लस प्रोडक्शन आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से जो मैच्योर अर्थव्यवस्था होती है उसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कारण बहुत सारे नए उद्योग धंधे होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह भी बनेंगे।
इसके अलावा राष्ट्रीय आय का 10 से 20% तक विनियोग हो जाता है, ठीक है, यानी और विनियोग होगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, शहरीकरण में वृद्धि होगी, ये सब चीजें होंगी। इन्वेस्टमेंट होने लगता है, फिर सेविंग्स होने लगता है, इन्वेस्टमेंट होने लगता है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास होगा। उपभोक्ता वस्तु किसको कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। बेसिकली दो तरह के गुड्स अगर हम डिवीजन करें तो कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। तो जो कैपिटल गुड है उसका उद्देश्य होता है कि आगे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना। जैसे कि मैंने प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, तो प्रिंटिंग प्रेस का उद्देश्य है कि प्रिंटिंग करना, मान लो कि अखबार का प्रिंटिंग कर रहे हैं, किसी चीज का प्रिंटिंग कर रहा है और उससे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी चीज के उत्पादन के लिए नहीं, वो खुद जो है उपभोग के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने मोबाइल खरीदा, कोई मोबाइल को असेंबल करने के लिए एक यूनिट लगाता है तो वो कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आएगा, लेकिन उससे जो मोबाइल बना है, मोबाइल का उत्पादन हो रहा है, तो मोबाइल जो उपभोक्ता वस्तु है, चूंकि मोबाइल का उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उपभोक्ता वस्तुओं का वस्तु उद्योग का विकास यहाँ होता है, चूंकि ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट बात है कि निर्यात में वृद्धि होगी, आयात में कमी होगी। आयात में कमी हो रही है, निर्यात में वृद्धि हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। जैसे भारत में भी, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, आज भी देता हूं, कि भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत चाहता है कि अधिकतर चीजों का उत्पादन वो खुद से करे, निर्यात में वृद्धि करे, आयात में कमी करे। तो आत्मनिर्भरता यहां अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई दिखती है। आत्मनिर्भरता किस क्षेत्र में? तो आत्मनिर्भरता जो है, आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। इसको थोड़ा आप सेट कर लेना, कई बार जो है इसमें लिखने में मुझे दिक्कत हो जाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, चलो अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर लिखो, इसमें जो है वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान में फिर कमी होती है, निश्चित तौर पर कृषि के योगदान में कमी होगी। और पांचवा जो लेवल होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था का एकदम से टॉप लेवल है, वो अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था है, यानी कि स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन, यानी कि हाई जो कंजप्शन हो रहा है वो मास लेवल पे हो रहा है, ठीक है, लोगों के स्तर पे हो रहा है। जन उपभोग में काफी ज्यादा जो है वृद्धि आपको देखने को यहाँ मिलती है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसका फीचर है उपभोक्ता वस्तुओं के प्रयोग में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उच्च उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि और सेवा क्षेत्र का विस्तार। देखो ये जो बातें यहाँ लिखी गई हैं डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ पॉजिटिव बात लिखी गई है। चूंकि हम अर्थव्यवस्था ही पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था की आलोचना तो नहीं कर सकते, लेकिन जब यूपीएससी का आप कॉपी लिखोगे या इंटरव्यू में जब बात करोगे तो कई बार उसमें ऐसा प्रसंग आ जाता है कि आपको सिर्फ एक तरफा बात नहीं लिखनी होती है, कई बार उसका जो नेगेटिव पक्ष है वो भी लिखना होता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव पक्ष दिया नहीं गया है, मैं अपने तरफ से कुछ बता देता हूँ। अगर मान लो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े स्तर पे उपभोगी हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है, उस पर दबाव बढ़ेगा या घटेगा? निश्चित तौर पे दबाव बढ़ेगा, ठीक है, दबाव बढ़ेगा। कार्बन फुटप्रिंट पर कैपिटा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना किया जा रहा है, ये कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। इसमें बढ़ोतरी होगी। मान लो कि मैंने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लिया, लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, और भी इलेक्ट्रॉनिक दूसरे सामान मैंने बहुत सारा, टीवी, फ्रिज, बहुत सारा चीज मैंने ले लिया। कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑब्वियसली बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ ये देखो, ये व्यक्ति जो है एक प्रसिद्ध अभिनेता है, ये तस्वीर मैंने लगा दी एक इस चीज को शो करने के लिए, बाकी इस तस्वीर का अपना कोई महत्व नहीं है। इसके पास कार है, एरोप्लेन अपना होगा या फिर उससे चलता है, महंगी घड़ी इसके पास है, ड्रेस, चश्मे, ठीक है ना, पूरा इसका जो एक लुक है एक रिच पर्सन का है, और हर एक व्यक्ति ऐसे ही बनना चाहता है आज की तारीख में। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति ऐसा बने तो समझ जाओ कि किसी भी प्राकृतिक जो एक बैलेंस है उसमें कितना ज्यादा दबाव बढ़ेगा, ठीक। चलो, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसी को टारगेट लिया जाता है कि अमेरिका ने उच्च उपभोग की अवस्था को 1913 से लेकर 56 की अवस्था में प्राप्त किया। अमेरिका इस दिशा में सबका लीडर माना जाता है, अमेरिका इस दिशा में सबका लीडर माना जाता है। जापान व पश्चिमी यूरोप ने इसे 1950 के दशक में प्राप्त किया था, इस लेवल को। भारत ने इस लेवल को प्राप्त कर लिया है क्या?
नहीं, भारत ने मुख्य रूप से इस लेवल को भी प्राप्त नहीं किया है, मेरे हिसाब से तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ लोग इस अवस्था को प्राप्त किए हैं और उस दिशा में रैपिडली बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि विश्व के कई देश रोस्टोव के सिद्धांत के अपवाद बने, जैसे कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब देशों को देखो तो इन सब देशों में क्या हुआ कि पहले परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था थे, एकाएक जो है उच्च लेवल की अर्थव्यवस्था में पहुंच गए, यानी कि हाई मास कंजप्शन यहाँ होने लगा या फिर सेवा क्षेत्र में पहुंचे। ठीक है ना, अभी भी भारत में देखो कि हमारे माता पिता या दादा जो लोग थे वो क्या करते थे कि बहुत ही कम संसाधनों का उपयोग करते थे, उनके पास कपड़े जो है वो सीमित हुआ करते थे या अन्य भी संसाधन बहुत सीमित हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास धन की कमी थी, धन हमारे से ज्यादा थे, हमारे से ज्यादा जमीन उनके पास था, हमारे से ज्यादा सोना चांदी उनके पास था, हमारे से ज्यादा तांबा पीतल कांसा का प्रयोग वो करते थे। हमारे पास तो वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उपभोग ज्यादा करते हैं या कम करते हैं, तो उनकी तुलना में उपभोग ज्यादा करते हैं। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की निशानी है कि मार्केट जो तुम्हें देगा, जैसे मान लो कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबकी सैलरी कितनी कितनी होगी, ये कॉल सेंटर वालों की मान लो कि 15,000 20,000 लगभग ऐसे कुछ होता है, 25,000 जो सीनियर होगा, 40-50,000 भी लाख में भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो है 15-20,000 30,000 में इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। मान लो कि 20,000 कमा रहे हैं, ये 30,000 कमा रहे हैं, 30,000 में 3,000 रुपया भी कई बार ऐसा होता है सामान्य लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, सबका सब मार्केट ही ले लेता है। ठीक है ना, तो आधुनिक अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ खामियां भी हैं। तो खैर इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, भारत, ये सब जो है कृषि अर्थव्यवस्था से सीधे सीधे जो है सेवा अर्थव्यवस्था पर गए हैं। भारत के जीडीपी में भी कल हम लोगों ने इस फैक्ट पे बात किया था और हमें पता चला था कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल क्या है, सेवा अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान इसके जीडीपी में बहुत ज्यादा है। कितना है, 53% के आसपास था। ठीक है, 53% के आसपास सेवा क्षेत्र का भारत के जीडीपी में योगदान है। 2020-21 का ये आंकड़ा था, सरकारी आंकड़ा था। ठीक है, तो उसके अपवाद भी हैं, मतलब ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रोस्टो का जो सिद्धांत है कि आर्थिक समृद्धि का जो चरण है 5 चरण, क्या उसको सभी देश फॉलो करते हैं? तो आपको बताना है कि नहीं, सभी देश फॉलो नहीं करते हैं। भारत करता है कि नहीं करता है? तो भारत ने भी नहीं किया है, और कई सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भी इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया है। मुख्य रूप से पश्चिमी देशों ने इसको फॉलो किया है, या फॉलो वहां हो गया है। भारत ने क्यों नहीं किया उसका भी अपना लंबा चौड़ा विचार है। बस अभी ये जानो कि भारत ने सीधे सीधे जो है परंपरागत अर्थव्यवस्था से आधुनिक अर्थव्यवस्था की तरफ मूव किया है, बीच के कई सारे स्टेप छूटे हैं। यहाँ एक प्रश्न है आपके लिए, अभ्यास का प्रश्न। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अत्यधिक जन उपयोग की अवस्था यानी स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन को आदर्श अवस्था माना जाता है। ठीक है, यह कहां तक सही है? इसके पक्ष में यानी कि आदर्श अवस्था है इसके पक्ष में, आदर्श अवस्था है इसके विपक्ष में तर्क दें। क्या तर्क दोगे? एक लमसम में आइडिया आपको दे देता हूं कि आपका आंसर का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। देखो, उसका पॉजिटिव बात तो यहां लिख दिया गया है कि इस तरह का जो अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था होगी उसमें क्या क्या फायदा होगा, वो तो यहां लिख दिया गया है। आपको फोकस इसी पे करना है, लेकिन साथ ही साथ यूपीएससी चूंकि देखती है कि आपका जो आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है, ठीक है, वो कैसा है। तो इस कारण से आप कुछ नेगेटिव बातें इसके संदर्भ में जो हो सकती हैं, जो मैंने पीछे चर्चा किया उसकी चर्चा भी आप करना, कि अगर हर एक अर्थव्यवस्था अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था होती है तो प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बनेगा, पर्यावरण की जो समस्या आज हम झेल रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है और बहुत सारी चीजों का उपयोग हो रहा है। गरीब और अमीर का जो गैप है वो भी बढ़ने की संभावना लिखना। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था में सबको पहुंचाना है, तो ये एक तरह से पॉलिसी हो गया। पॉलिसी का विरोध इस तरह से आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी तो अगर उसका लिमिटेशन या फिर उसका नेगेटिव पक्ष लिखना भी है तो सीमित शब्दों में लिखेंगे, बाकी उसका पॉजिटिव पक्ष है वही आपका आंसर का कंक्लूजन होना चाहिए। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर पहुंचते हैं, यह है आर्थिक प्रणालियां यानी इकोनॉमिक सिस्टम। क्या है आर्थिक प्रणाली? वास्तव में व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, यहां जैसा बताया जा रहा है कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बेसिकली यही है कि भोजन, कपड़ा, मकान आदि आदि आदि। ये किसी अर्थव्यवस्था की पहली चुनौती है। अब इस चुनौती को कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए, इन सबको कैसे प्राप्त किया, इन बेसिक चीजों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस चुनौती के दो आयाम हैं।
एक आयाम तो ये है कि इन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित, वास्तव में उत्पादन से संबंधित कुछ सवाल होते हैं। क्या होते हैं उत्पादन से संबंधित सवाल? कि उत्पादन कितना किया जाए, कितना उत्पादन किस चीज का, ठीक है ना, मतलब उत्पादन कितना, या फिर मात्रा कह सकते हो, उत्पादन की मात्रा क्या हो, उत्पादन किस चीज का हो, उत्पादन किन के लिए हो। These are some basic questions related to production, कि प्रोडक्शन की मात्रा कितनी हो, किस चीज का उत्पादन किया जाए, किन के लिए उत्पादन किया जाए। जैसे आप देखो कि बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता है, फिर भी किसी अर्थव्यवस्था में मोबाइल का, लैपटॉप का या अन्य चीजों का उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बाजार जो है वो इस चीज के आधार पे काम नहीं कर रही है, प्रोडक्शन यूनिट्स इस आधार पे काम नहीं कर रहे हैं कि किस चीज की वास्तव में नीड बहुत ज्यादा है। जैसे भोजन की अगर आवश्यकता है तो भोजन पे फोकस करें, लैपटॉप और मोबाइल और सिनेमा घर की सिनेमा क्यों बन रहे हैं, नहीं बनने चाहिए। लेकिन वास्तव में जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था होती है कई बार वो इस चीज पे फोकस नहीं करती है, उसको बस जिस चीज का डिमांड है, ठीक है, जिस चीज का मार्केट में डिमांड है, और डिमांड कैसे होगा, जब पैसा होगा तब डिमांड होगा। तो जिनके पास पैसा है वैसे लोग किसी खास तरह का डिमांड करेंगे और वैसे चीजों की पूर्ति करना बाजार का काम हो जाएगा। तो ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था एक अलग तरह से हो जाएगी। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो अलग तरह से हो जाएगी, जिन चीजों की डिमांड है वो नहीं, जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों का उत्पादन होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था फिर अलग तरह से काम करेगी। तो कहने का मतलब उत्पादन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, कि उत्पादन से संबंधित जो भी प्रश्न या मैंने लिखा है, ये एक बड़ा मतलब एक सवाल होता है। तो इसके संदर्भ में फिर आर्थिक प्रणालियां बनेंगी। फिर इसके अलावा जो है इन चीजों का वितरण कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है, कि इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये दो आयाम होते हैं और इन्हीं दो आयामों के संदर्भ में ये तीन तरह की अर्थव्यवस्था बनती है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था, फिर गैर बाजारवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पीछे जो स्लाइड है इसको आराम से आप समझ सकते हैं, कोई भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, फिर मैं एक बार बोल देता हूं। वस्तुओं के उत्पादन के संदर्भ में अब एक सवाल उत्पन्न होता है, इसके लिए किसके द्वारा और क्यों धन का निवेश किया जाए। जैसे मैंने पीछे कहा था ना कि उत्पादन किन के लिए करना है, कितना करना है, वगैरह वगैरह। तो वही है कि उत्पादन जब होगा तो निवेश भी होगा। बात एक ही हुई, उत्पादन कहा जाए या निवेश कहा जाए। तो निवेश जो है कितने धन का हो, किन के लिए हो, क्यों हो, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब के संदर्भ में तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हो जाती हैं, मैंने बताया। जैसे इन्हीं प्रश्नों के समाधान के क्रम में विश्व में अलग अलग तरह की आर्थिक प्रणालियां हैं, इसी को अर्थव्यवस्था का संगठन कहते हैं, ठीक है। चलो हम लोग अब जो है हम लोग देखेंगे आर्थिक प्रणालियां। पहला है बाजार अर्थव्यवस्था। परंपरागत अर्थव्यवस्था से सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था गठित हुई है, परंपरागत अर्थव्यवस्था से जो पहली अर्थव्यवस्था गठित हुई है वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था ही है। परंपरागत मतलब जो ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ भारत भी नहीं पूरी दुनिया में इस तरह से परंपरागत अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही थी। उससे अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप धीरे धीरे चेंज हुआ। तो उसमें सबसे पहले अगर कोई अर्थव्यवस्था बनी है तो बाजार अर्थव्यवस्था बनी है। और इसका जो थॉट आया है, जो इसका जो सिद्धांत आया है, वो इस व्यक्ति की किताब से, एडम स्मिथ करके एक व्यक्ति है, स्कॉटलैंड के बारे में मैंने बात किया था, स्कॉटलैंड कहाँ है और किस देश से संबंधित है। तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, उसको नॉर्मली बोल दिया जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस। उसका पूरा नाम ये है, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस किताब में वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। अब एडम स्मिथ का इस किताब के संदर्भ में अगर बात करें तो इसका कुछ विचार था, मार्केट को लेकर के, बाजार को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के एडम स्मिथ के कुछ विचार थे। वास्तव में इन्हीं प्रमुख विचारों ने बाजार अर्थव्यवस्था की नींव रखी, ठीक है। और ये जो विचार हैं आज भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, समाज को जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करनी है उनके पीछे वे लोग वो उपक्रम होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ
यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, है ना। आपके पास जैसे कोई भी सामान है या मार्केट में कोई सामान है, उसका उत्पादन किसने किया और क्यों किया, उसमें निवेश जो है किसने किया और क्यों किया, तो वास्तव में उसका निजी स्वार्थ था। मैंने मार्केट में देखा कि कोई एक चीज है, सपोज करो कि लैपटॉप एक है, तो लैपटॉप का उत्पादन किसने किया, क्यों किया, लैपटॉप के इंडस्ट्री में निवेश किसने किया और क्यों किया, तो निजी स्वार्थ के लिए किया। किसके लिए किया, निजी स्वार्थ के लिए। निजी स्वार्थ क्या था, धन कमाना। तो जितने भी आर्थिक गतिविधियां वास्तव में हैं, उसके पीछे निजी स्वार्थ है। जैसे आप जो है कहीं आपको जाना है, आप बस लेते हो, कार बुक करते हो, आपको तो वो सेवा मिल गई, लेकिन चूंकि वो एक आर्थिक गतिविधि है, इसीलिए उस सेवा के पीछे क्या है, उस व्यक्ति का, कार वाले का सेल्फ इंटरेस्ट है, उसका अपना निजी स्वार्थ कुछ है, इसीलिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इसी निजी स्वार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। तो ये वास्तव में स्मिथ के अनुसार ये जो इनविजिबल हैंड है, यही बाजार में उपलब्ध विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को एक तरह से सपोर्ट करता है। इसी के कारण विभिन्न आर्थिक गतिविधियां हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इससे ये इस प्रश्न का कि धन कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, इसका जवाब मिल जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लगाएगा। ये पहला विचार था। स्मिथ का दूसरा विचार है कि उच्च स्तरीय समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी के लिए श्रम विभाजन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर, हमारे वैदिक भारत में भी वर्ण की व्यवस्था करी गई थी। वर्ण का मतलब वर्ण करना, चुनना, कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार अपने अपने कार्य को चुने, उसके अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनता था, ठीक है। तो यहाँ एक्सपर्टाइज बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। और स्मिथ भी लगभग वही बात कहता है कि उच्च स्तरीय समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी के लिए श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर आवश्यक है। उससे क्या होगा, विशेषज्ञता बढ़ेगी, उस विशेषज्ञता से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की प्रक्रिया में विशुद्धता आएगी और श्रम बल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। क्या यही चीज भारत में भी हुआ करता था? हाँ, भारत में भी ये चीज आपको देखने को मिलती कि भारत में जो भी काम हो रहा था, जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा था, उस प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा जो है परफेक्शन हुआ करता था, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था, हम पूरी दुनिया में जो है अपने सामान को बेचते थे, ठीक है। तो ये श्रम विभाजन के कारण भी हो पाता था और स्मिथ भी यही बात कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अदृश्य हाथ है या फिर इनविजिबल हैंड है, इसके स्वस्थ परिचालन के लिए इनविजिबल हैंड ये ढंग से काम कर सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बाजार का जो वातावरण है, एक उचित वातावरण उसको मिल सके। एक क्या मिल सके, उचित वातावरण मिल सके, यानी उचित बाजार मिल सके, एक उचित इकोसिस्टम मिल सके, ताकि अदृश्य हाथ यानी निजी लाभ का जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से काम कर सके। इसके लिए मांग एवं आपूर्ति यानी बाजार की शक्तियों को मजबूत होना आवश्यक है। बाजार की शक्तियों को क्या होना आवश्यक है, सक्रिय होना आवश्यक है। बाजार को मांग एवं आपूर्ति पर आधारित होना चाहिए। तो बाजार मतलब किसी चीज के उत्पादन को अगर हम डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दें तो क्या होगा, चीजें बिगड़ जाएंगी या सुधर जाएंगी? तो स्मिथ का यह मानना था कि चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि किस चीज का उत्पादन करना है, किस चीज का उत्पादन नहीं करना है, ये तो बाजार की शक्तियां तय कर देती हैं। तो क्या ऐसा भी होगा कि बाजार पे अगर हर एक चीज छोड़ दिया जाए तो चीजों का मूल्य जो है वो बहुत बढ़ जाएगा? तो नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि कंपटीशन के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, खुली प्रतिस्पर्धा के कारण, बाजार की शक्तियों के कारण और खुली प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं की कीमत भी सीमित रहेगी। जैसे कि मांग एवं आपूर्ति की शक्ति ये कहती है कि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और आपूर्ति उसकी कम अगर है, तो क्या होगा, उसका मूल्य बढ़ेगा। लेकिन कंपटीशन के कारण क्या होगा कि मांग अगर बढ़ा तो आपूर्ति भी बढ़ गई, बहुत सारे लोग उस चीज का आपूर्ति करने में लग गए। इस तरह से कंपटीशन होगा और वस्तु की कीमत फिर बढ़ेगी नहीं, ठीक है। इस तरह की अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेसेस फेयर, ये लेसेस फेयर एक्चुअली एक फ्रेंच टर्म है,
फ्रेंच शब्द है और इस फ्रेंच शब्द का जो अर्थ होता है वो ये है कि अकेला छोड़ देना, शाब्दिक अर्थ, ठीक है। और इस अकेले छोड़ देने को अगर एग्जैक्टली इसको इकोनॉमी के टर्म में देखें तो अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि अगर जो है बाजारवादी अर्थव्यवस्था को ढंग से चलाना है, अदृश्य हाथ को ढंग से फंक्शन करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सरकार को अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना पड़ेगा, नॉन इंटरफेरेंस की नीति का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुख्य रूप से ये है, सरकार की हस्तक्षेप नीति में कुछ ये सब प्रमुख पॉइंट आते हैं। क्या क्या आते हैं, तो देखिए, सरकार की अर्थव्यवस्था में न्यूनतम या किसी भी भूमिका का ना होना, मतलब सरकार की अर्थव्यवस्था में न्यूनतम या किसी भी भूमिका का ना होना, यानी कि सरकार अर्थव्यवस्था से अपने आप को पीछे खींच ले, सरकार किसी चीज का प्रोडक्शन ना करे या अन्य जो भूमिकाएं हो सकती हैं वितरण ना करे या रेगुलेशन ना करे। जैसे यहाँ है ना, आर्थिक नियमन की अनुपस्थिति, कि इकोनॉमिकल रेगुलेशन जो हो रहा है वो रेगुलेशन ना हो, पंचवर्षीय योजना सरकार बनाए या ना बनाए, ठीक है, करों की अनुपस्थिति हो जाए, इवन जो है जो टैक्सेस हैं टैक्स की अनुपस्थिति हो जाए, टैक्स कम से कम लगे, ठीक है, न्यून लगे या फिर लगे ही ना। तो कुल मिलाकर के बाजार की जो शक्तियां हैं उसी के हाथ में सब चीज सौंप देना, सरकार अर्थव्यवस्था की चीजों में इंटरफेयर ना करे, उसको एक सेल्फ मैकेनिज्म जो है डिमांड एंड सप्लाई उसके आधार पे उसको काम करने दे। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है लेसेस फेयर की नीति। ये पीटी के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो कई बार क्या होगा कि जिन शब्दों के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं तो एग्जैक्टली क्या वही शब्द उन्हीं सब शब्दों से बना हुआ प्रश्न बनेगा क्या, नहीं। कई बार क्या होता है कि उन शब्दों के थ्रू मैंने जो आपको अवधारणा आपकी क्लियर करवाई, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, तो उस कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल का जवाब देना होता है। वहां शब्द चेंज हो जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। तो इसीलिए आपको प्रयास ये करना है कि कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक कर धीरे धीरे अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह की जो लेसेस फेयर का जो सिद्धांत होगा और ये सब बातें किसी अर्थव्यवस्था में हो जाएंगी, तो इस तरह की आर्थिक प्रणाली को कहा जाता है प्राकृतिक स्वच्छंदता की प्रणाली, सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। अब एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, इस अभ्यास प्रश्न को आप अच्छे से देख लें, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं देखता हूं कि कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को इसमें से रिलेटेड है, उसके आर्थिक विचारों से संबंधित ये प्रश्न है, तो कितने लोग आज की क्लास को समझ पाए, आप आंसर देंगे, उससे मैं समझ पाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं कल के क्लास में बता दूंगा, शुरुआत यहीं से करूंगा। अब वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट विद अस। इससे जब आप जुड़ेंगे तो जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार यूट्यूब में आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन भी दबा दिया, कई बार मिस हो जाता है, तो यहाँ आपको हर एक क्लास जो सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगा। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, इकोनॉमी क्लास PDF, ठीक है। ये वन टाइम पेमेंट, इसमें 250 रुपये लगते हैं। इससे आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आपको फायदा किस किस चीज़ का मिलेगा, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में PDF तो मिल ही जाएगा, PDF के साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेगा, सप्ताह में एक रिवीजन करेंगे और डाउट क्लियरिंग करेंगे कि एक सप्ताह के दौरान जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है कम से कम एक मिलेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है अगर लोगों का डाउट ज़्यादा हो तो, ठीक है। तो जो भी डाउट है एक सप्ताह के दौरान जो भी वीडियो डाला गया उसमें वो सब क्लियर आपका हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, कुछ मॉडल आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे जो मेंस परीक्षा का है, और PDF तो खैर मिल ही जाएगा, ठीक है। इससे आपको अगर जुड़ना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे अपने नाम और जगह के साथ, आप जुड़ना चाहते हैं ये बात बताएंगे, एक कोड भेजा जाएगा या मोबाइल नंबर भेजा जाएगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो 250 रुपये। ये जो पेमेंट छोटा सा अमाउंट लिया जा रहा है, ये वास्तव में वीडियोस की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, इस चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतलब क्वालिटी कंटेंट में डेवलप कर सकूं, उसके लिए लिया जा रहा है। तो चैनल को ग्रो करने के लिए ही आपका चैनल है, आप ही के लिए इस धन का इस्तेमाल किया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।